नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और कल हमने अधिगम का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था और आज हम अधिगम का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें अधिगम के सारे सिद्धांतों को समझाया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम अधिगम का पहला सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के जो अन्य नाम है उसे संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, अधिगम का बंध सिद्धांत भी कहते हैं, SR थ्योरी भी कहते हैं। और ये सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। सर्वप्रथम आपको इस अधिगम के सिद्धांत के जो अन्य नाम हैं वो याद रखने हैं। उसके बाद ये सिद्धांत किसने दिया था वो याद रखना है, और ये सिद्धांत किस पर किया गया था ये भी याद रखना है। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है जो थॉर्नडाइक ने दिया था, और ये प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया गया था। ये प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया गया था। और कैसे किया गया था कि भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया और उस पिंजरे के जस्ट बाहर है जो एक मांस का टुकड़ा लगा दिया। इस कारण बिल्ली है जो उस बंद कमरे में है जो उछल कूद करती रही, और उसके कॉर्नर में एक बटन दे रखा था। उस बटन को दबने से उसका दरवाज़ा खुलता था और वो बिल्ली बाहर आ सकती थी और मांस का टुकड़ा खा सकती थी। तो मांस के टुकड़े को देखकर उस बिल्ली ने अनुक्रिया की, अनुक्रिया यानी कि उछल कूद, उसने उछल कूद की और वो एक बार उसका पैर जो बटन पे लग गया, और बटन पे लगते ही वो बिल्ली बाहर आ गई और मांस का टुकड़ा खा लिया। मांस का टुकड़ा है जो उद्दीपक है, इस उद्दीपक के कारण ही बिल्ली ने अनुक्रिया की थी, और पिंजरा है जो बाधा है उसके लिए। तो ये था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो कि एक बिल्ली पर किया गया था। देखिए एक बार फिर से, भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद रखा गया, पिंजरे में बंद रखे गए वो उसके लिए बाधा थी, फिर उसके लिए बाहर मांस का टुकड़ा लगाया गया वो उसके लिए उद्दीपक था, और फिर बिल्ली ने मांस के टुकड़े को देख के उछल कूद की, यही अनुक्रिया थी, और अनुक्रिया के कारण ही उसे प्रतिफल मिला। अब इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, तो बात करते हैं। ये सिद्धांत है जो अभ्यास पर बल देता है, ये सिद्धांत प्रयास पर बल देता है, हमेशा प्रयास करना चाहिए। इसके अनुसार मानव पूर्व में की गई गलतियों से सीखता है। यह सिद्धांत बालक को आशावादी व असफलता में सफलता वाला बनाता है। यह सिद्धांत छोटे बच्चों को सिखाने में महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत करके सीखना, धैर्यवान व परिश्रम के गुण पैदा करता है। जैसे शर्ट के बटन बंद करना, जैसे बार बार शर्ट के बटन देख के बंद करना सीखता है बालक, और फिर बिना देखे भी वो बंद करना सीख जाता है। टाई की गांठ बांधना, बच्चों को छलना सिखाना, संगीत जैसे विषय है जो इस सिद्धांत में पढ़ाए जाते हैं। अब बात करते हैं थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के मुख्य नियम। ध्यान रखिएगा, मुख्य नियम और गौण नियम दो अलग अलग दिए थे थॉर्नडाइक ने। जो मुख्य नियम दिए थे वो 3 थे, और जो गौण नियम दिए थे वो 5 थे। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए उससे पहले हम पढ़ते हैं अधिगम के मुख्य नियम। तो अधिगम के मुख्य 3 नियम बताए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं। अधिगम का आधार, अधिगम का आधार किसे माना गया है, तो अधिगम का आधार है लक्ष्य पाने की इच्छा। लक्ष्य को पाने की इच्छा ही अधिगम का आधार है। ऐसा प्रश्न एग्जाम आए तो आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या है, बालक किसी कार्य को सीखने के लिए संपूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। तत्परता लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित करती है, अर्थात किसी कार्य को सीखने के लिए व्यक्ति में तत्परता होनी आवश्यक है। इसका एग्जाम्पल देखें तो घोड़े को तालाब पर तो ले जाया जा सकता है, लेकिन उन्हें पानी नहीं पिलाया जा सकता। अर्थात उसमें तत्परता होगी पानी पीने की तो ही वो पिएगा। तो ये था तत्परता का नियम। अब बात करते हैं अभ्यास के नियम के बारे में। तो अभ्यास का नियम है जो अभ्यास के नियम के माध्यम से व्यवहार स्थायित्व ग्रहण कर लेता है, अर्थात करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुदान। व्यक्ति किसी भी कार्य को बार बार करता है तो वो अवश्य ही सीख जाता है। ये था अभ्यास का नियम। तीसरा है प्रभाव का नियम। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक उसी कार्य को तीव्रता से सीखता है जिसका प्रभाव उसके लिए लाभदायक है। जिस कार्य का प्रभाव उसके लिए लाभदायक है वही कार्य वह तत्परता से सीखता है। तो ये तो थे अधिगम के थॉर्नडाइक के मुख्य नियम। अब बात करते हैं गौण नियमों के बारे में। तो गौण नियम उन्होंने 5 बताए थे।
उसमें पहला था बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम है जो थॉर्नडाइक के अनुसार जब बालक कोई नया कार्य सीखता है तो वो उसके प्रति अनेक प्रतिक्रियाएं करता है। उसमें से कुछ क्रियाएं सही व कुछ क्रियाएं गलत भी होती है, इसलिए इसे बहुप्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, थॉर्नडाइक का जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है वह इसी गौण नियम पर आधारित है। बहुप्रतिक्रिया का नियम पर ही प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आधारित है। उसके बाद हम बात करते हैं मानसिक विन्यास का नियम। दूसरा है मानसिक विन्यास का नियम। तो इसमें क्या है, इस मनोवर्ती के नियमानुसार बालक किसी कार्य को उसी अनुपात में सीखता है जिस अनुपात में कार्य करने के प्रति उसका दृष्टिकोण होता है। अर्थात मानसिक शक्ति के कारण अधिगम प्रभावित होता है। तीसरा नियम है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या है, थॉर्नडाइक के अनुसार किसी भी कार्य को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर सीखने से सीखना सरल व सहज हो जाता है। अर्थात यहाँ शब्द से ही पता चल जाता है, आंशिक यानी अंश, किसी भी कार्य को छोटे छोटे अंशों में विभाजित करके पढ़ा जाए या सीखा जाए तो सीखना बहुत आसान हो जाता है। तो ये था आंशिक क्रिया का नियम। अब चौथा आत्मीकरण व आत्मसत का नियम। आत्मीकरण व आत्मसत का नियम, इसके अनुसार बालक नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से सहसंबंधित कर अधिगम को आत्मसत करता है। अर्थात जो पहले सीखा हुआ होता है उसको कुछ नया सीखने के साथ संबंध स्थापित करके आत्मसत कर लेता है। यह आत्मीकरण का नियम कहलाता है। पांचवा और अंतिम नियम है छहचर्य का नियम। छहचर्य का नियम, छहचर्य परिवर्तन का नियम क्या है, इसके अनुसार एक परिस्थिति में सीखी हुई क्रिया यदि दूसरी परिस्थिति में की जाए तो परिस्थिति बदलती है परंतु क्रिया की गति नहीं बदलती। अर्थात एक जगह सीखी हुई चीज़ दूसरी जगह प्रयोग में लेते हैं तो उसकी गति नहीं बदलती है, स्थान जरूर बदलते हैं। इसे छहचर्य परिवर्तन का नियम कहते हैं। तो ये था अपना प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया था। अब बात करते हैं अपना दूसरा सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ये दिया था मनोवैज्ञानिक पावलोव ने। किसने दिया था? पावलोव ने। इस सिद्धांत के अब अन्य नाम कौन कौन से हैं? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत। ये अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के अन्य नाम है, ये भी आपको याद रखने हैं। अब इस सिद्धांत को समझते हैं उससे पहले कुछ शब्द जान लेते हैं। यूसीएस और यूसीआर, अनकंडीशनल स्टिमुलेंस और अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। चलिए अब इस सिद्धांत को समझते हैं हम। ये प्रयोग कुत्ते पर किया था पावलोव ने। कैसे किया था? तो कुत्ते को भोजन दिखाता था और भोजन देख के उसके मुंह में लार आ जाती थी, तो भोजन उद्दीपक हो गया। उसी उद्दीपक के कारण जो अनुक्रिया होती थी वो लार होती थी। भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है और स्वाभाविक उद्दीपक को अनानुकूलित व अनानुबंधित उद्दीपक की कह सकते हैं। और ये अनानुकूलित अनानुबंधित ही यूसीएस और यूसीआर है। इसके बाद ये प्रयोग किया गया, कुत्ते को लाया गया, फिर घंटी बजाई गई, फिर 5-7 सेकंड के अंतराल के बाद उसे भोजन दिया गया और फिर भोजन को देख के उसके मुंह में लार आई। अर्थात कुत्ता घंटी भोजन लार, मतलब कुत्ता को घंटी बजाकर भोजन दिया गया फिर उसके मुंह में लार आई। तो इस सिद्धांत के बाद एक समय क्या हुआ कि कुत्ता को घंटी बजते ही उसके मुंह में लार आ गई, क्योंकि उसे पता चल गया कि अभी भोजन मिलने वाला है, अर्थात अनुबंधन हो गया। तो पहले उद्दीपक था जो भोजन था, भोजन को देख के उसके मुंह में लार है, तो वो एक स्वाभाविक उद्दीपक था। लेकिन अब यहाँ पे घंटी बजते ही उसके मुंह में लार आ रही है, तो ये अस्वाभाविक उद्दीपक है। और अस्वाभाविक उद्दीपक को ही अनुकूलित या अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। CSCR, कंडीशनल स्टिमुलेंस व कंडीशनल रेस्पॉन्स। फिर से आपको मैं बता दूं, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि स्वाभाविक उद्दीपक भोजन है, अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी है। अब आगे बात करते हैं। पावलोव को इस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 19
1904 में पोवलोव, मनोवैज्ञानिक पोवलोव को इस प्रयोग के लिए, कुत्ते पर प्रयोग के लिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला था 1904 में। अब दो शब्द मैं आपको बताता हूँ, अनुकूलन व अनुबंधन, ये एक ही शब्द है, और अनानुकूलन अनानुबंध ये एक ही शब्द है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो अनुकूलन और अनुबंधन शब्द है ये अस्वाभाविक है, ध्यान रखिएगा। आप यहाँ अनानु या अनानुकूलन से आप ऐसे मत सोच लेना कि ये अस्वाभाविक है, बल्कि अनुकूलन व अनुबंधन है जो अस्वाभाविक है, और अनानुकूलन अनानुबंध ये स्वाभाविक है। ये शब्दों की सटीकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए अस्वाभाविक की जगह आपको अनुकूलन या अनुबंधन शब्द दे दिया जाए, या स्वाभाविक की जगह अनानुबंध या अनानुकूलन शब्द दे दिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है। अब अनुकूलन की क्या शर्तें होती है उसको जान लेते हैं। अनुकूलन की शर्तें, पहली शर्त है अस्वाभाविक उद्दीपक। अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी स्वाभाविक उद्दीपक से पहले प्रस्तुत किया जाए। स्वाभाविक उद्दीपक भोजन, भोजन से पहले घंटी का प्रयोग किया जाए। दोनों उद्दीपकों के मध्य समय न हो, समय ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 या 7 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए, और कोई तीसरा घटक काम नहीं करना चाहिए बीच में, तो ये अनुकूलन होता है। अब अनुकूलन किसे कहते हैं? जब स्वाभाविक उद्दीपक के साथ होने वाली अनुक्रिया अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ होने लगे तो उन्हें अनुकूलन कहते हैं। अर्थात पहले स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन को देख के कुत्ते के मुंह में लार आ रही थी, अब अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी बजते ही उसके मुंह में लार आ रही है, इसका मतलब इसे अनुकूलन कहते हैं। अब इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? तो ये सिद्धांत है जो बुरी आदतों को छुड़वाने में सहायक है, अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक है, भाषा विकास में सहायक है, भय संबंधी भ्रांतियां दूर करने में सहायक है। यह सिद्धांत पुनरावृत्ति से अनुबंधन पर बल देता है, पुनरावृत्ति से अनुबंधन पर बल देता है। पशुओं को प्रशिक्षण देने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, पशुओं को प्रशिक्षण देने में सहायक है। शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली श्रव्य दृश्य सामग्री इसी सिद्धांत की देन है। प्राणी तभी सीखता है जब वह अलर्ट व सतर्क होता है, अर्थात कुत्ते को पता चल गया कि घंटी बजी है मतलब भोजन मिलेगा, तो प्राणी तभी सीखता है जब वह अलर्ट या सतर्क रहता है। बालक के सामने ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति न की जाए जिससे उसमें प्रेम व घृणा जैसे भावों का विकास हो। तो ये थे शिक्षा में सहायक अनुबंधन के कुछ तथ्य। अब बात करते हैं अनुबंधन होने के बाद यदि बार बार अनुबंधित उद्दीपक ही प्रस्तुत किया जाए तो एक समय के बाद अनुबंधित अनुक्रिया स्वतः ही बंद हो जाएगी, इसे विलोपन कहा जाता है। अर्थात कुत्ते के सामने बार बार घंटी बजाई जाए लेकिन उसे भोजन नहीं दिया जाए तो है जो अनुबंधन की जो अनुक्रिया है वो बंद हो जाएगी, इसे विलोपन कहते हैं। अब हम बढ़ते अपना तीसरा सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया था B.F. स्किनर ने, और इस सिद्धांत के अन्य नाम है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रियात्मक अनुबंधक का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत व RS थ्योरी। ध्यान रखिएगा, SR थ्योरी है जो थॉर्नडाइक की है, RS थ्योरी है वो B.F. स्किनर की है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब स्किनर ने 2 तरह के व्यवहार बताए हैं। पहला उद्दीपक जन्य, इस व्यवहार में उद्दीपक ज्ञात होता है, और दूसरा है क्रिया प्रसूत, इसमें उद्दीपक अज्ञात होता है। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पर किया था। चूहे को स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया और बॉक्स के बाहर है जो भोजन लगा दिया। भोजन को देख के चूहे ने उसमें अनुक्रिया की, उछल कूद की, और उसी बॉक्स में एक स्विच था, बटन था, जिस पर चूहे का पैर आ जाता है और वो अचानक खुल जाता है और वो अपने भोजन प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार इसमें उछल कूद करना ही अनुक्रिया है और भोजन है जो उद्दीपक है। स्किनर ने क्रियाओं पर विशेष जोर देते हुए थॉर्नडाइक की SR थ्योरी को RS में परिवर्तित कर दिया है। ध्यान रखिएगा, अभिकर्मित अनुदेशन, क्रियात्मक अनुसंधान, दूरस्थ शिक्षा व शिक्षा में प्रयोग की जाने वाली कंप्यूटरीकृत प्रणाली स्किनर की देन है। शिक्षा में प्रयोग की जाने वाली कंप्यूटरीकृत प्रणाली है जो किसकी देन है? B.F. स्किनर की।
अब क्रिया प्रसूति सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? तो ये सिद्धांत है जो व्यक्ति को क्रिया करते रहना चाहिए तभी सफलता मिलती है। अनुक्रिया के बाद प्रोत्साहन या पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, क्रिया की तीव्रता बढ़ जाती है इससे। स्किनर के अनुसार क्रिया के अनुसार सकारात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाना चाहिए और पुनर्बलन देने में देरी न हो। इस सिद्धांत से परिणाम का महत्व बढ़ जाता है। इस सिद्धांत से व्यवहारगत परिवर्तन करवाए जा सकते हैं। मन स्थापी बालकों के लिए इसका विशेष महत्व है। मन स्थापी बालकों के लिए इस सिद्धांत का विशेष महत्व है। कक्षा में प्रयोग किए जाने वाले पुरस्कार व दंड इसी सिद्धांत की देन है। रचनात्मक कार्यों, संगीत, कला, खेलकूद आदि में इस सिद्धांत का महत्व है। अब बात करते हैं अपना चौथा सिद्धांत, गेस्टोल्टवाद का सिद्धांत। गेस्टोल्टवाद का सिद्धांत, इसके अन्य नाम है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, समग्रवाद, पूर्णाकारवाद का सिद्धांत, ये इसके अन्य नाम है। और गेस्टोल्टवाद के प्रवर्तक थे व्लादिमीर। इसका प्रयोग किया था कोहलर ने और इसके सहयोगी थे कोफका। इन्होंने एक सुल्तान नामक बंदर पर यह सिद्धांत प्रयोग किया था। उसे वनमानुष या चिंपैंजी भी कह सकते हैं आप। अब देखते हैं कैसे प्रयोग किया था इस सिद्धांत को। तो एक बंदर को एक कमरे में बंद कर दिया गया और कमरे के ऊपर छत पर है जो केले लटका दिए। हम पहला सिद्धांत देख रहे हैं। छत पर केले लटका दिए और उसी रूम में एक छड़ी पड़ी थी। ये देखिए साइड में एक छड़ी पड़ी है। तो बंदर ने बहुत प्रयास किया लेकिन केले हासिल नहीं कर पाया। फिर धीरे धीरे उसमें सूझ आई कि और उस सूझ के माध्यम से उसने वो छड़ी उठाई और केलों को खींच के उसने ले लिया। इस प्रकार उसमें एक सूझ पैदा हुई और उस कारण उसने केलों को प्राप्त कर लिया। सूझ है जो यकायक पैदा होती है, अचानक पैदा होती है। और फिर इसका दूसरा सिद्धांत देखें तो उसमें छड़ी की जगह उसने 2 बॉक्स रखे थे और छत पर केले लटका दिए थे। फिर उसने थोड़ी देर सोचा और अचानक उसे याद आया कि शायद बॉक्स को रखने से केले प्राप्त हो सकते हैं। तो उसने एक बॉक्स रखा, केले प्राप्त नहीं हुए तो एक बॉक्स पे फिर दूसरा बॉक्स रखा और उस पर चढ़कर उसने केले प्राप्त कर लिए। अर्थात पहले तो उसमें सूझ का विकास हो गया, फिर उसने पूर्व अनुभव, उसे पता था कि छड़ी से केले मिले हैं तो भी बॉक्स से भी केले मिलेंगे, तो पूर्व अनुभव का नए ज्ञान से सह संबंध करके केलों को प्राप्त कर लिया। सूझ के 5 चरण होते हैं, लक्ष्य, बाधा, तनाव, संक्रिया और अनुभव। अब इसको हम थोड़ा विस्तृत देखते हैं। सूझ के चरण। सूझ विकसित करने के लिए पहले लक्ष्य होना जरूरी है। फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति के रास्ते में बहुत सी बाधाएं आती है और बाधाओं के कारण उसमें तनाव पैदा होता है और उसी तनाव के कारण वह मानसिक संक्रिया करता है और अंततः अपने अनुभव के आधार पर वह सफलता हासिल कर लेता है। ध्यान रखिएगा, सूझ यकायक पैदा होती है। यकायक से तात्पर्य अचानक। अब इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? यह सिद्धांत पाठ्यक्रम का निर्माण है जो इसी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। यह सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। बालक के सामने समस्या का पूर्ण रूप रखा जाए। छोटे बच्चों प्रयास व त्रुटि से सीखते हैं, बल्कि बड़े बच्चे हैं जो सूझ के सिद्धांत से सीखते हैं। इस सिद्धांत से मानसिक संक्रियाएं, तर्क, वितर्क, चिंतन, निर्णय आदि का विकास होता है। यह अनुसंधान व समस्या समाधान में भी सहयोगी है। यह तार्किक रूप से सिखाने पर बल देता है। गणित व विज्ञान जैसे विषय है जो इसी सिद्धांत से पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि गणित विज्ञान तर्क पर आधारित है। अब बात करते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। अल्बर्ट बंडूरा ने इस सिद्धांत में बताया कि समाज में 2 प्रकार के व्यवहार किए जाते हैं, मान्य और अमान्य। तो व्यक्ति है जो मान्य व्यवहार को तो अपनाता है और अमान्य व्यवहार को त्यागता है, उसी के माध्यम से है जो अधिगम होता है।
इस सिद्धांत के अनुसार बालक समाज द्वारा मान्य व्यवहार को अपनाने व अमान्य व्यवहार को त्यागने से ही अधिगम करता है। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत है जो गुड़िया व जीवित जोकर पर किए गए प्रयोग से स्पष्ट हुआ कि बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है। और अनुकरण से सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। पहला होता है अवधान। अवधान से तात्पर्य हुआ ध्यान, अर्थात कोई कार्य किया जाता है तो बालक ध्यान से देखता है, फिर देखने के बाद उसको धारण करता है, फिर वो पुनः प्रस्तुतिकरण करता है, अर्थात वही प्रक्रिया को दोहराता है, और फिर उसे पुनर्बलन दिया जाए तो वह सीखता है। अब सामाजिक अधिगम सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? तो यह सिद्धांत व्यक्तित्व निर्माण में विशेष उपयोगी है। छोटे बालक सही व गलत में अंतर नहीं करते हैं, वे अनुकरण के माध्यम से ही व्यवहार को अर्जित करते हैं। अर्थात बालक के सामने सही व्यवहार ही किया जाए, सकारात्मक व्यवहार ही किया जाए। कक्षा कक्ष में बालक के सामने आदर्श व्यक्तित्व व उचित व्यवहार ही प्रस्तुत किया जाए। तो ये था अपना सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अब बात करते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत। इसे अन्य नाम है प्रणोदक, प्रणोदान, मध्यमार्गी, विधिक सिद्धांत, आवश्यकता की कमी का सिद्धांत, चालक की न्यूनता का सिद्धांत या नकारात्मक पुनर्बलन का सिद्धांत। ये दिया था CL हल ने। महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। विधिक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो ये CL हल है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रणोदक का सिद्धांत, प्रणोदन का सिद्धांत, मध्य मार्गी सिद्धांत, विधिक सिद्धांत, आवश्यकता की कमी का सिद्धांत, चालक की न्यूनता का सिद्धांत या नकारात्मक पुनर्बलन का सिद्धांत। ये CL हल ने दिया था। इन्होंने अपना प्रयोग है जो चूहे पर किया था, और इन्होंने भी प्रयोग इस भांति किया था, भोजन को रख दिया और भोजन के आसपास है जो करंट छोड़ दिया, और चूहे धीरे धीरे वहाँ से जाने लगे। जैसे जैसे करंट आया तो उन्होंने सूझ विकसित हुई, समझ विकसित हुई, मानसिक संक्रिया के माध्यम से उन्होंने धीरे धीरे सीखा और भोजन को प्राप्त कर लिया। तो भोजन है ये एक यहाँ पे आवश्यकता हो गई, इसलिए इसे आवश्यकता की कमी का सिद्धांत कहते हैं। और भूख ये चालक है, प्रणोदक है, या प्रणोदन भी कह सकते हैं इसे। हल के अनुसार व्यक्ति में आवश्यकता की कमी से मौजूद चालक तीव्र हो जाता है, अर्थात भोजन की कमी से भूख तीव्र हो जाती है। चालक के तीव्र होने पर व्यक्ति अनुक्रिया करता है, और उस अनुक्रिया पर यदि प्राथमिक पुनर्बलन मिलता है तो वह प्रभावी रहेगा। अब इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? यह सिद्धांत आदतों के विकास में सहायक है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति से होता है। अगर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है तो वह सीख जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा यह स्पष्ट हुआ कि प्राथमिक पुनर्बलन चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक प्रभावी रहेगा। गणितीय या वैज्ञानिक आधार पर मानव व्यवहार करता है। हल व्यवहारवादी थे, वे विलियम वुंट के संरचनावाद से प्रभावित हुए। अब अपना अगला सिद्धांत क्रिया प्रतिस्थापन का सिद्धांत। और क्रिया प्रतिस्थापन का सिद्धांत दिया था गुथरी ने। आपको प्रत्येक सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक का नाम याद होना अति आवश्यक है। इसमें मैच द फॉलोइंग का प्रश्न भी बन सकता है, या किसी सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक का नाम भी पूछ सकते हैं। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत गुथरी ने दिया था। गुथरी ने पीटर नामक 3 वर्षीय बालक पर प्रयोग किया जो मिसेज जोन्स नामक महिला के प्रति सकारात्मक अनुक्रिया करता था। एक 3 वर्ष का बालक है जो मिसेज जोन्स नामक एक महिला के प्रति सकारात्मक व्यवहार करता था और खरगोश के प्रति नकारात्मक व्यवहार करता था। प्रयोग के उपरांत मिसेज जोन्स की समीपता खरगोश के साथ की गई, जिससे एक दिन जो व्यवहार जोन्स के साथ हो रहा था वही व्यवहार खरगोश के साथ हो गया। ये क्रिया प्रतिस्थापन का सिद्धांत है जो गुथरी ने दिया था। इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? उद्दीपक व अनुक्रिया में समीपता से अधिगम में तीव्रता होती है।
समीपीय उद्दीपक को अधिक से अधिक क्रियाशील रहकर छाई गई अनुक्रिया अवश्य होगी। जो उद्दीपक सकारात्मक अनुक्रिया करता है उसके समीप अन्य उद्दीपकों को ले जाकर उनसे भी सकारात्मक अनुक्रिया करवाई जा सकती है। यह सिद्धांत है जो उत्तर व्यवहारवाद पर आधारित है। यह था मित्रों क्रिया प्रतिस्थापन का सिद्धांत, और ये अपना अधिगम का पार्ट 2 था। अब आगे के सिद्धांत हम अधिगम के पार्ट 3 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।